Hello, anyone listening? Okay, okay, okay. Good evening, good evening. Good evening. आवाज आ रही है? थैंक यू। आवाज आ रही है हमारी आप लोगों को क्लियर? हेलो। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, सब लोग जुड़ गए? आपका भी स्वागत है, सबका स्वागत है। थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुश रहिए। हमारा एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से पुनः बार बार यही रहता है कि क्या हम लोग 10-10 के क्लस्टर में हम लोग अपनी इस सर्विसेज, एनी पर्सन हु हैव वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस क्लासेस, ट्राई टू स्प्रेड इट टू एवरीवन, एंड you may be decided and determined that I have a duty to spread everything and every person. तो आई होप ये बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हमारा ये प्रयास रहे कि सब आई एम फाइन आनंद जी, और सब लोग बड़ा अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ रहिए। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो कहीं आना जाना नहीं हो रहा होगा, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मेरा यही उद्देश्य है। और हम लोग जो है टॉपिक पे आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं विदाउट लॉस ऑफ टाइम। आवाज़ लगभग ठीक आ रही होगी, थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है तो वो बारिश वगैरह की वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। ये जब YouTube पे जाएगा तो क्लियर हो जाती है, जब बूस्ट हो जाता है, ठीक है, YouTube के द्वारा स्प्रेड होता है तो क्लियर हो जाती है। अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगी, नेटवर्क की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। तो ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। और कल हमने पढ़ा था क्वेश्चन, हेलो, कल हमने पढ़ा था क्वेश्चन पढ़ा था, आज उसके बाद ड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा था और एक फ्रॉड पढ़ा था। लेकिन कम्प्लीटली थोड़ा सा हमें ये प्रयास करना है कि फ्रॉड को क्लियर हो जाए कंसेप्ट, क्योंकि ये आईपीसी में भी होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉज में भी होता है। तो थोड़ी सी इस पर क्लियरिटी होनी चाहिए कि फ्रॉड जो है एक कॉमन फिनोमिना के अंतर्गत जो है पूरे समाज में व्याप्त है। तो फर्स्ट थिंग दैट हाउ टू जस्टिफाई एंड क्लेरिफाई दैट एक्ट इज ए फ्रॉड और नॉट। ये हमें जस्टिफाई करना होगा कि सच एक्ट, अगर जो ये एक्ट है क्या इसकी परिधि में आता है कि नहीं। तो कैसे किसी भी कार्य को, एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत स्पेसिफिक थिंग नोट कर लीजिए कि किसी भी एक्ट को एज ए लॉयर, एज ए बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ यूपी, और एज ए प्रूडेंट मैन, और एज ए लॉ नोइंग पर्सन, हमारी ये ड्यूटी है कि अगर कोई भी कृत्य होता है तो प्राइमा फेसाई हमें यह देखना चाहिए कि क्या उस कार्य में जो उस कृत्य के लिए परिभाषित है, यानी उसकी जो परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, उस कृत्य के डेफिनेशन के इसेंशियल एक भी उस कार्य में मौजूद है कि नहीं। अगर वो कार्य में मौजूद है तो ये माना जाता है कि डेफिनेटली इस तरह का कार्य हुआ होगा। इसी तरह हम फ्रॉड को लेते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 में फ्रॉड को डिफाइन किया गया है, एलिब्रेट किया गया है
और ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन दी गई है, ये नहीं कहा गया है कि डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, मतलब इसके अलावा कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती है। फ्रॉड इतना ओपन किया गया है, इट मीन्स इंक्लूड, फ्रॉड मीन्स एन इंक्लूड, यानी कंटिन्यूअसली इट मे बी इंक्लूडेड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेफिनेशन ऑफ द फ्रॉड आर केम अंडर द कैटेगरीज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिविल क्राइम। तो इसके अंतर्गत सिविल वाद के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये इस परिधि में इंक्लूड हो रहा है कि नहीं। इसी के अंतर्गत हम फ्रॉड की डेफिनेशन को जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन है उसके अंतर्गत पढ़ा था, उसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन पे। उसमें कल भी हमने बताया था कि इसमें 5 चीजें लिख लीजिए, फ्रॉड के लिए 5 थिंग्स इज रिक्वायर्ड। अगर वो किसी भी एक्ट में कोई कहता है, क्लेम करता है कि भाई हाँ वो हमारे साथ फ्रॉड किए हैं, अब क्या करोगे आप? अगर ये जान गए कि फ्रॉड किए हैं तो आप करोगे कि भाई तुम्हारे साथ घटना क्या हुई है, बताओ तो, अपने घटना का एक्सप्लेन करो। तो वो फैक्ट क्या करेगा? मटेरियल फैक्ट आपके सामने रखेगा कि मैं ऐसे ऐसे हुआ और हमारे साथ उन्होंने फ्रॉड कमिट कर लिया। अब एज ए बीइंग एन एडवोकेट और एज ए लॉ स्टूडेंट आप क्या करोगे? एज ए जज आप क्या करोगे? कैसे जस्टिफाई करोगे? तो अगर मान लीजिए फ्रॉड का कोई केस है, अगर जज हो जाते हैं आप, आपके सामने कोई फ्रॉड का केस आता है, तो कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे उसमें? फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जब भी आपके सामने आएंगे तो उसमें एडवोकेट अपने हिसाब से लिखेगा कि ये 5 तत्व नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? या जो फ्रॉड का केस लेके आएगा वो लिखेगा कि नहीं ये 5 तत्व विद्यमान है। तो हाउ टू जस्टिफाई, इसके लिए पैमाना कहां से लेंगे? तो इसके लिए आपको एक पैमाना लेना पड़ेगा कि जो सेक्शन दिए गए हैं, एक्चुअल में वर्डिंग ऑफ द सेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? फैक्ट, यानी जो हमारे सामने मटेरियल फैक्ट को रखा गया है उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, एलेबोरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, यानी जो भी हमारे साथ ने मटेरियल फैक्ट रखा है उसके अनुसार अपने डेफिनेशन को मिलाएंगे, ठीक है, कि ये चीजें पाई जाती हैं कि नहीं। इसमें 5 चीजें लिख लीजिए। 5 थिंग्स इज रिक्वायर्ड फॉर कमिटिंग एनी फ्रॉड। फर्स्ट इज दैट सजेशियो फाल्सी, SUGGESTIO, सजेशियो फाल्सी, FALSI। दूसरा है वन थिंग्स, 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा अपना नेटवर्क ऑफ कर दूं, फोन आ रहा है तो इसमें भी की संभावना डिसकंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, तो हम आगे शुरू करते हैं। आवाज आ रही है ना? क्लियर आवाज आ रही है? क्षमा चाहेंगे क्योंकि फोन आ रहे थे, डिस्टर्ब हो रहा था इस वजह से। ओके ओके, ठीक है। तो 5 थिंग्स इज रिक्वायर्ड फॉर द वेरीफाइंग द एक्ट ऑफ फ्रॉड। फर्स्ट इज दैट सजेशियो फाल्सी, पहला तत्व है सजेशियो फाल्सी। दूसरा है सजेशियो वेरी, SUGGSTIO, सजेशियो VARI, सजेशियो वेरी, ठीक है। सजेशियो फाल्सी मीन्स सजेशन बाय द स्टेटमेंट, और सजेशियो वेरी मीन्स द सजेशन आर by the act or concealment of the fact which is required to produce before the person at the time of making statement। ये ध्यान रखा जाएगा कि उस समय जब हम स्टेटमेंट में कर रहे थे तो हमें ये मटेरियल उस वहां आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया? कंसील कर लिया, एक्टिव कंसील किया कि नहीं ये मटेरियल अगर चला जाएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो आवश्यक तत्व थे, यानी जो उसके लिए जो हमें एक्सेप्ट करना था, हमें एक्सप्लेन करना था किसके सामने? अनदर पार्टी, वो हमने एक्सप्लेन नहीं किया, बताया नहीं, और उसका कंसेप्ट जो है हम उसको कंसील कर दिए, ठीक है, उसको छिपा लिए, और उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट कर लिए उसके आधार पर।
तो ये हो जाएगा दूसरा वेरी एक्ट के द्वारा। तीसरा देख लीजिए, सजेशियो फाल्सी, सजेशियो वेरी। थर्ड इज दैट प्रोमिस, प्रोमिस यानी वादा, विदाउट एनी इंटेंट टू फुलफिल। प्रॉमिस किस तरह का होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, तीसरा जो वर्ड है प्रॉमिस वो किस तरह का होगा, विदाउट इंटेंट टू फुलफिल, यानी बिना आशय के। यानी प्रॉमिस तो हम करेंगे, वो जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो प्रॉमिस तो करता है, लेकिन आशय उसका क्या रहता है कि नहीं हमें इसको फुलफिल नहीं करना है। ये ठीक है, वादा तो कर लिए, लेकिन हमारा तो आशय है कि इसको फुलफिल नहीं करना है। चौथा है एक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय टू बी ए फ्रॉडुलेंट बाय लॉ। ठीक है, तीसरा जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, चौथा जो वर्ड कहता है, पहला ध्यान रखिए, 5 तत्व जो है फ्रॉड के लिए आवश्यक है। पहला है फर्स्ट इज दैट सजेशियो फाल्सी, दूसरा सजेशियो वेरी, तीसरा प्रॉमिस। प्रॉमिस किस तरह का प्रॉमिस होगा, विदाउट इंटेंट टू फुलफिल, यानी हमारा आशय नहीं है कि हम उसको फुलफिल करें। और चौथा है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट, यानी कोई ऐसा कार्य है जो किसी लॉ के द्वारा फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है। जैसे अपने यहाँ पहले गैम्बलिंग होती थी, हॉर्सिंग होती थी, बहुत सारी चीजें, अभी सट्टेबाजी है, मैच की सट्टेबाजी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक्ट हैं जिसको लॉ द्वारा क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि अगर इस तरह के कार्य होंगे तो फ्रॉड के अंतर्गत होंगे। वो मतलब बार्ड है कि अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है तो वो मतलब समाज के द्वारा या लॉ के द्वारा पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो चौथा जो है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट, यानी ये डिक्लेयर किया गया है कि इस तरह का कार्य फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाएगा। पांचवा जो है एनी एक्ट, यानी कोई भी कार्य, एनी एक्ट टू फोरफिट टू डिसीव, यानी क्या करता है कि किसी के ऐसा कार्य जो प्रवंचना से किसी को नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, लॉस हो जाए, में अगर करता है, डिसीव करता है, फॉरफिट को, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आवश्यक माना जाएगा कि अगर इस तरह का कृत्य हुआ है, देन इट विल बी ए क्लियर कट पोर्शन ऑफ द फ्रॉड, ये माना जाएगा कि इसमें फ्रॉड का पोर्शन अवेलेबल है। ठीक, यानी ये 5 चीजें हमेशा याद रखिएगा, ये 5 शब्द जो हैं आपको हमेशा जो है याद दिलाती रहेंगी कि कैसे जो है फॉल्स का फ्रॉड की डेफिनेशन को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ एक चीज इसमें और है, जैसे मान लीजिए कि ये 5 तत्व तो हम इसेंशियल एलिमेंट को देखेंगे ही देखेंगे, इन केस एक एक्सप्लेनेशन इसमें है कि मियर साइलेंस इन एक्ट ऑफ एनी एक्ट कॉमिटेड और थ्रेटनिंग, मियर साइलेंस, अगर कोई व्यक्ति साइलेंस रहता है, 5 थिंग्स इज दैट, फर्स्ट इज दैट 5 फॉर द committing any fraud 5 essentials are required. One person are saying that, clearly repeat it. Okay, I will try to repeat. First is that 5 things is required for committing fraud. First is that suggestion falsi, suggestion SUGGSTIO, suggestion falsi, suggestion veri, promise. Third is promise without intent to fulfill, yani without intent to fulfill. And fourth is that act expressly declared to be fraudulent. Fourth is that expressly declared to be fraudulent. And 5 is that any act forfeited to deceive, यानी कोई भी कार्य जो एक अपने लाभ के लिए, कोई भी प्रवंचना अपने लाभ के लिए किसी के
विरोध में, यानी किसी के लिए किया जाता है, अपने लाभ के लिए किसी को हम फोरफिट करते हैं, डिफीट करते हैं कि अगर इसको कुछ ना कुछ हानि पहुंचा दो, तो इस तरह का अगर कोई कृत्य किया जाता है, दैट विल बी ए फ्रॉड। ठीक है, इट इज अ 5 थिंग्स एंड नाउ आई विल डिस्कसिंग अबाउट द explanation of that act section. Next is that mere silence. Question is that क्या अगर फ्रॉड में, जैसे मान लीजिए कि हम कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, कोई सामान बेच रहे हैं, तो हम थर्ड पर्सन को बेच रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं। आई डिड नॉट नो कि वो कौन है, कोई भी हो सकता है। हमने एक जनरल ऑफर निकाल दिया कि ऐसा है कि मैं अपना ये जो है चेयर बेचूंगा, फ्लिप ये क्या चलता है, ओलेक्स चलता है, ठीक है, ओलेक्स पर हमने एक जनरल कॉन्सेंसस के अंतर्गत एक पब्लिकेशन दे दिया कि मैं अपना चेयर बेचूंगा, एंड थर्ड पर्सन, आई डिड नॉट नो हु इज दैट, आता है और क्या करता है कि वो खरीद लेता है, उसको खरीद लेता है। उस कंडीशन में खरीदने के लिए क्या करता है, प्रॉमिस करता है, हम जानते हैं, और क्या करते हैं, उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी उसको सेल करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ऐसा है इतना कि हमारी चेयर है, आप ऐसा करिए कि इतना पैसा दे दिए, जो भी एक अमाउंट है, सम अमाउंट होगा, उसको हम निर्धारित कर देंगे। उसके आधार पर हम कहते हैं कि हम आप इतना पैसा आप दे दीजिए हमको और चेयर ले जाइए। तो वहां पे हमारा साइलेंट, यानी अपनी कुर्सी की जो ये हमें बताना था कि इसमें स्प्रिंग खराब है, हमने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए वो छिपा लिया, यानी साइलेंट हो गए, छिपाया नहीं, कंसीलमेंट नहीं किया, सॉरी कंसीलमेंट नहीं किया, हमने क्या किया, साइलेंट धारण कर लिया, कुछ कहा ही नहीं, और उस व्यक्ति से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। देन आफ्टर वो व्यक्ति खरीद भी लेता है और बाद में ले जाता है घर पर, पता चलता है कि ऐसा है कि ये तो चेयर में इसकी स्प्रिंग खराब है, ये आपकी ड्यूटी थी कि आपको बताना चाहिए था, आपने बताया नहीं। तो क्या इस कंडीशन में फ्रॉड कमिट हुआ? इस कंडीशन में फ्रॉड कमिट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि फ्रॉड, अगर हम मियर साइलेंट हैं तो मियर साइलेंट के आधार पर हम केवल यही कर सकते हैं कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए चुप रह सकते हैं। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी टू स्पीक, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये माना जाता है कि जहां हमारा बोलना आवश्यक है लेकिन हम बोले नहीं हैं, हमारा बताना आवश्यक था, अब और कौन सी ड्यूटी होगी? जैसे मान लीजिए मैंने कौस्तुभ जी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ऐसा है कौस्तुभ जी कि हमारी चेयर है, वही उदाहरण ले लेते हैं। तो अब वो थर्ड पर्सन था, ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन के प्रति आई डिड नॉट नो हु इज दैट, मैं नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन एट द टाइम ऑफ थर्ड पर्सन था। लेकिन अगर यही व्यक्ति हम लोगों में होती है, इस आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी हम एज ए बीइंग टीचर और स्टूडेंट का संबंध है, तो हम लोगों का संबंध एक विश्वास का संबंध होता है, एक महत्व का संबंध होता है। हम एक दूसरे पर ब्लाइंड विश्वास फैद कर सकते हैं कि नहीं, हमने जो कहा है वो सही होगा और आपने भी जो पूछा है वो सही है, इसको हमारा बताना हमारी ड्यूटी है। अगर इसी टर्म एंड कंडीशन में उस चेयर को अगर हम कौस्तुभ जी को बेचते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ ड्यूटी टू स्पीक आ जाती है। यहाँ साइलेंट होते हैं तो समझ जाइए हमने फ्रॉड कॉमिट किया है। अगर यहाँ साइलेंट होके हम बेच देते हैं तो फ्रॉड कॉमिट किया है। लेकिन अगर यहाँ साइलेंट नहीं होते हैं और हमारी ड्यूटी है कि बता दें भैया उसकी स्प्रिंग खराब है, आप ऐसा करिएगा कि रिपेयर करा लीजिएगा, उसके बाद अगर वो तैयार होते हैं तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर वो जैसे हमने बिना बताए उनको बेच दिया, देन इट विल बी नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ
कौस्तुभ जी, यानी उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये देखिएगा, इसमें 3 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली चीज है, एक मिनट, हाँ, एक चीज लिख लीजिए, व्हेन फ्रॉड इज साइलेंट, साइलेंस इज फ्रॉड। कब जो है फ्रॉड, साइलेंट जो है फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाता है। पहला है साइलेंट बेनिफिशियरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। पहला लिख लीजिए, साइलेंस इक्वल टू बेनिफिशियरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा। अगर हम कोई साइलेंट रखते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिट के लिए रखते हैं तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अब साइलेंट कहां कहां आवश्यक है? 2 जगह आवश्यक है, देख लीजिएगा। पहला साइलेंट है ड्यूटी टू स्पीक। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, साइलेंट, उसके आगे ड्यूटी टू स्पीक, ठीक है। यानी इस साइलेंट में हमारा कर्तव्य नहीं चलेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ड्यूटी टू स्पीक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा है साइलेंट इज इक्वल टू स्पीक, यानी 3 कैटेगरी साइलेंट की बना लीजिए। साइलेंस की 3 कैटेगरी। पहला है बेनिफिशियरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, साइलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है कि साइलेंट आवश्यक नहीं है, ड्यूटी टू स्पीक था, यानी इसमें बोलना आवश्यक था लेकिन हम क्या किए, साइलेंट रह गए। तो अगर जहां बोलना आवश्यक है अगर हम साइलेंट रह गए तो वो क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा। तीसरा कहता है कि एक जगह और, जैसे मान लीजिए आप साइलेंट हो गए, जहां पर ये समझा जाएगा कि ये साइलेंसी आपकी एडमिशेबल है, यानी एडमिट की जाती है कि अगर आपने कोई क्रॉस नहीं किया है, अगर वो चीजें कही जा रही है तो आप एडमिट कर रहे हो, ये माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बुक खरीदी लाइब्रेरी से या कुछ भी हो, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लाइब्रेरी से एक बुक पर लेते हैं और ले उसके साथ एक और ले लेते हैं, अगर लाइब्रेरियन देख लेता है, अगर लाइब्रेरियन देख लेता है और वो कहते ही है, अगर वो कुछ नहीं है कि ये 2 क्यों ले जा रहे हो, यानी उसकी ड्यूटी थी वहां पर, अगर वो चुप रहता है तो ये समझा जाएगा कि वो व्यक्ति फ्रॉड में, यानी 2 किताब लाइब्रेरी से लाने में, जबकि परमिट 1 किताब की थी और 2 किताब लेके आए, तो यानी उसके परमिशन में, उसके साइलेंट में छिपा था कि वो भी फ्रॉड कमिट करने में सहयोग किया। तो यानी ये हमेशा अकॉर्डिंग टू फैक्ट, मटेरियल फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल फैक्ट किधर जाएगा। लेकिन 5 वो तत्व और 3 इस पर हम मूल्यांकित कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये फ्रॉड है कि नहीं है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने कल पढ़ा था एक डेयरी वर्सेस पीक। हमेशा आप लोग जो ला पास आउट हैं वो जानते होंगे, डेयरी वर्सेस पीक जस्ट लाइक एज ए केशवानंद भारती केस। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का केशवानंद है, वैसे डेयरी वर्सेस पीक जो है वो फ्रॉड का कॉन्स्टिट्यूशन माना। स्टेटमेंट 2 जगह यूज होगा, फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉड में भी यूज होता है और फॉल्स स्टेटमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन में भी यूज होता है। लेकिन पहले में फॉल्स स्टेटमेंट जो है अगर हम फ्रॉड में यूज करते हैं तो यहाँ इंटेंट टू डिसीव, यानी उसको ऐसी प्रवंचना दी जा रही है कि उसको हानि पहुंचाने के लिए प्रवंचना दी गई है, उसको हानि कॉमिट करने के लिए, ऐसा कृत्य जो उसको हानि कॉमिट करे, लॉस कारित करे, तो उसके लिए प्रवंचना दी गई है। लेकिन वही अगर मिसरिप्रेजेंटेशन में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे फॉल्स स्टेटमेंट जो है, ऐसा कोई आशय नहीं रहता, डिड नॉट इंटेंड टू डिसीव एनी पर्सन, उसका आशय ये नहीं रहता कि हम किसी को डिसीव करें, उसका सिर्फ आशय है कि हमने अगर गलत प्रवंचना कर दी है तो हमारा उद्देश्य नहीं गलत था, हमारा आशय नहीं गलत था, हमारा ये था कि हम कैसे इसको अपने कार्य को फुलफिल कर सके, हमारा उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं था। जबकि फ्रॉड में ऐसा था कि इंटेंट टू डिसीव, यानी उसको हमें हानि पहुंचाने के लिए हम वो कार्य कृत्य कर रहे हैं, ठीक है।
देर आफ्टर डेरी वर्सेस पीक का केस है। डेरी वर्सेस पीक में उसके बाद कह रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट, उसके बाद मेड नोविंगली, सब लोग क्या करते हैं, नोविंगली जानबूझ के अगर कोई कृत्य किया जाता है कि हम उससे लाभ ले लेंगे, हम उससे मतलब कुछ फायदा ले लेंगे इस कार्य के द्वारा, उस कृत्य में भी हम देखते हैं कि लोग नोविंगली जानबूझ के अपने स्टेटमेंट को देते हैं कि चलो मिसरिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर कुछ हो जाएगा तो हो सकता है इसको कुछ नुकसान हो जाए, इस वजह से हम कर देते हैं। देन आफ्टर विदाउट बीइंग द ट्रूथ, अच्छा स्टेटमेंट देने वाला जानता है, वो सजेशन देने वाला, सलाह देने वाला, कंसील करने वाला जानता है कि अच्छा ठीक है हम तो स्टेटमेंट दे दिए हैं, ये कार्य कर दिए हैं, लेकिन ये कार्य सही नहीं है, हम इसको फुलफिल ही नहीं करेंगे, सच्चाई नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट पे आधारित है, ठीक है। और केयरलेसली के अंतर्गत, यानी यही 4-5 चीजों के अंतर्गत डेरी वर्सेस पीक का केस डिसाइड किया गया था। इसका थोड़ा सा फैक्ट आप लोगों को जानना आवश्यक है। डेरी वर्सेस पीक एक केस था जिसमें ट्रामा कंपनी थी, एक ट्रामा कंपनी थी जिसको पार्लियामेंट ने क्या किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ट्रामा कंपनी को एक परमिट जारी किया था कि आप ट्रामा चलाइए। ट्रामा जो लॉरी कहते हैं, वहां पे लॉरी चलती है, छोटी छोटी लॉरियां, उसके लिए ट्रैक बने होते हैं, अपने यहाँ नहीं है, ठीक है, शायद आई नो कि कलकत्ता में है क्या कुछ ऐसा, मे बी आई डिड नॉट नो, आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा। लेकिन ब्रिटेन में, लंदन में ट्रॉली चलती थी पहले, ट्रामा चलता था जो मतलब छोटी छोटी इंजन टाइप का चलता था, एक ही इंजन में 10-15 लोग के बैठने की चीज रहती थी, उसका अलग से ट्रैक बना रहता था। तो उस कंडीशन में ये हुआ कि उस कंपनी को जो कंपनी थी, ट्रामा कंपनी थी, उसको पार्लियामेंट में, ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट ने एक्ट के द्वारा परमिट कर दिया कि आप ट्रामा कंपनी चलाइए। किसके द्वारा? बाई स्टीम और बाई मैकेनिकल, ठीक है, या तो आप स्टीम के द्वारा या मैकेनिकल मतलब डीजल इंजन या जो भी है, किसी भी प्रोसेस से आप ट्रामा चला सकते हैं। ये पार्लियामेंट ने, वहां की संसद ने, ब्रिटिश की संसद ने इसको सहमति दे दी। इसी आधार पर इस कंपनी ने क्या किया कि सबसे शेयर आमंत्रित कर लिया। क्या किया? शेयर आमंत्रित कर लिया। अब सब लोग इन्वेस्ट करने लगे कि अरे बड़ा अच्छा स्कीम है, इसमें बड़ा इन्वेस्ट करेंगे और बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अंतर्गत सब लोगों ने प्लेंटिफ, यानी प्लेंटिफ कौन था? डेरी ने भी एक शेयर खरीद लिया। यानी किसमें? ट्रामा कंपनी में डेरी ने भी एक शेयर खरीद लिया। अब देखिए, जहां, क्योंकि पार्लियामेंट ने वो कर दिया था, अप्रूव कर दिया था कि ट्रामा चलाएगी ये कंपनी, ठीक है, सारी चीजें हो गई थी। लेकिन एक प्रोविजन ध्यान रखिएगा, एक प्रोविजन उसमें ऐसा था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर, यानी कोई भी कंपनी ट्रामा सेंटर तब तक नहीं चला सकती जब तक बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है परमिट नहीं करेंगे। भला ही पार्लियामेंट ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है कि आप ट्रामा चलाइए, लंदन में ट्रामा चलाइए स्टीम के द्वारा या मैकेनिकल के द्वारा, लेकिन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो अप्रूवल देता है। तो जैसे ही पार्लियामेंट से इन्होंने अनुमति प्राप्त किया, वैसे ही ये शेयर इकट्ठा करने लगे। अब शेयर इकट्ठा जब किए तो उसमें डेरी भी, यानी जो प्लेंटिफ था, उसने भी कुछ शेयर खरीद लिए कि जैसे ही ट्रामा कंपनी चलेगी हमको कुछ लाभ होगा। लेकिन जैसे ही बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास ये मैटर गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इसको खारिज कर दिया, इसके प्रपोजल को, यानी जो कंपनी ट्रामा सेंटर के लिए पार्लियामेंट में पास करा चुकी थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर ने खारिज कर दिया कि इस कंपनी को ट्रामा सेंटर चलाने का, ट्रामा चलाने का कोई अधिकार नहीं होगा। उस कंडीशन में जब खारिज हो गया तो अब क्या हुआ? जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, यानी जिन्होंने उनके शेयर खरीदे थे, सारा पैसा डूब गया, यानी लॉस हो गया। अब उस कंडीशन में क्या हुआ? जो कंपनी थी उसने क्या किया? धोखा किया इनके साथ। उस कंडीशन में क्या हुआ कि अब जो पिटिशनर था, जो शेयर होल्डर था, उसने केस किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया और हमने शेयर खरीद लिया
और कंपनी जो है बंद हो गई। जबकि ये क्या किया, हमसे फॉल्स स्टेटमेंट किए कि पार्लियामेंट ने पास किया है और सारी चीजें क्लियर है, मुझे बस 2-4 दिन में ड्रामा चलाने की अनुमति मिल जाएगी, सारा चीज क्लियर हो गया है, आप लोग खूब शेयर खरीदिए, खूब फायदा पहुंचाइए कंपनी को। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये कंपनी जो है अचानक कैंसिल हो गई। प्रपोजल जो भेजा था बोर्ड ऑफ गवर्नर ने कैंसिल कर दिया। इसी के आधार पर एक केस डिसाइड है और ये कहा गया कि रॉन्ग स्टेटमेंट यानी इंटेंट टू डिसीव था, इंटेंट टू डिसीव था। अगर आपको प्रपोजल मिला था, सारी चीजें थी, लेकिन जब तक फाइनल आपकी कंपनी रन नहीं करने लगती या जब आप टेक्निकलिटी जानते थे कि बोर्ड ऑफ गवर्नर से पता ना एक्सेप्ट होगा कि खारिज होगा, उसके बाद भी आपने शेयर इकट्ठा कर लिया, यानी आप जानबूझ के इंटेंट टू डिसीव करने के लिए आप कंसील किए, यानी इस क्लास को आपने कंसील कर दिया, एक्टिवली कंसील कर दिया कि भैया ऐसा है कि इसको अगर शो कर देंगे, अगर किसी कंपनी अगर ये शो कर देती कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर, अगर कंपनी एक क्लास नीचे लिख देती कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड गवर्नर, तो उस कंडीशन में क्या होता, तो जो शेयर खरीदने वाले होते हैं तो वो होता है खारिज भी हो सकता है अप्रूवल, जो हुआ। इसीलिए हेलो, आवाज आ रही है ना, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, देख ले, हमारे पास भी कुछ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत आ रही है लग रहा है। एक बार लिख दीजिए कि आवाज आ रही है, ठीक है, कि स्पीकर पर बोले। ठीक 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 है, कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके, ठीक है। तो उसके अंतर्गत डेरी वर्सेस पीक का ये मैटर था, ये फैक्ट था जिसके अंतर्गत कैलकुलेट किया गया कि कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट था और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन था, फॉल्स स्टेटमेंट था, जिसके आधार पर ये आमंत्रित किया गया था कि आप ये आमंत्रित किया गया था कि आप इसमें शेयर खरीदिए और जब कंपनी चलेगी तो दुगुना तिगुना आपको लाभ दिया जाएगा। Now I will discuss about that differences between डिफरेंसेस हम मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ाने के बाद करेंगे। पहले हम मिसरिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो यानी क्लियर कंसेप्ट, 5 वो तत्व, 5 जो आपको गिनाए हैं, 5 इसेंशियल्स एंड देन आफ्टर 3 साइलेंस कंडीशन। किसी भी फैक्ट मटेरियल अगर आपके सामने आए तुरंत उसको फिट बैठाइए, 5 में पाया जा रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे उसी के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये फ्रॉड है कि नहीं है, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट मिस रिप्रेजेंटेशन। ये इसको क्या कहते हैं, मिथ्या हिंदी में, एक मिनट जस्ट वेट। दुर्व्यपदेशन, हिंदी में कहते हैं दुर्व्यपदेशन, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या होता है, कंसेंट के द्वारा अगर किया जाता है। कंसेंट कैसा होना चाहिए, इंड्यूस्ड बाय मिस रिप्रेजेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और कोई कंसेंट लिया गया है या कार्य को करने के लिए क्या किया जा रहा है कि इंड्यूस किया जा रहा है, किसके द्वारा इंड्यूस किया जाए, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, फॉल्स स्टेटमेंट के द्वारा अगर इंड्यूस किया जा रहा है तो उस कंडीशन में माना जाएगा कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है। पहली चीज आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन। पहला प्रश्न आता है, हम मिस रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए पहले ये आवश्यक है कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन जब जानेंगे तभी तो मिस रिप्रेजेंटेशन जानेंगे। तो पहले व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ लॉ। पहला चीज ध्यान रखिएगा कि रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ लॉ। यानी क्या है, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ नहीं है। इट इज ए स्टेटमेंट, नॉट इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। दूसरी चीज क्या है, रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ लॉ
रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ए इंटेंशन, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। यानी तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन अगर ये तीन चीजें नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। अगर ये तीन चीजें उसमें विद्यमान है रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे आप लोग कभी लड़ाई झगड़ा होता है जानते हैं ना, तो जब आप प्रत्यावेदन देते हैं, जैसे आप लोग लॉ परसुइंग है, कुछ लोग एडवोकेट भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो जब आप कहीं लड़ाई झगड़ा होता है या किसी आप कार्य में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन देते हैं। किस चीज की एप्लीकेशन देते हैं, लिखते हैं कि फला व्यक्ति ने हमको मारा और ये हमारा या डकैती का है तो 5 व्यक्तियों ने आके और हमारी सारी चीजें लूट ली और ऐसे ऐसे किया, या फला व्यक्ति ने हमारी संपत्ति चोरी कर ली। तो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। इसमें क्या है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। कहीं लॉ आया है, कोई लॉ का डिस्कस हुआ है कि नहीं ऐसा है कि हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि ए जो है सेक्शन 79 के द्वारा यानी थेफ्ट के द्वारा हमारी संपत्ति जो है 78 है, 378 है कि क्या है, चोरी के सेक्शन क्या है बताएंगे आप लोग। थेफ्ट की डेफिनेशन किस क्लास में दी गई है, जो भी दी गई हो, आगे आप जब पढ़ेंगे तो वो चीजें आएंगी। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब हम रिप्रेजेंटेशन किसको देंगे, थाना अध्यक्ष को देंगे या एसपी को देंगे, जो भी हमारे साथ घटना हुई है उसमें हम कहीं लॉ का जिक्र नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपने जो हमारे साथ घटित हुआ है, यस हमारे साथ जो घटित हुआ है उसी का डिस्कस करते हैं। हम हमेशा एक चीज ध्यान रखते हैं कि हमारे साथ जो घटना हुई है हम मटेरियल, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल देते हैं। किसी रिप्रेजेंटेशन में स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल दिया जाता है, ना कि स्टेटमेंट ऑफ लॉ दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रत्यावेदन में है किसी भी सुपीरियर अधिकारी को या किसी भी प्रॉपर अधिकारी को हु है पावर टू टेक रिप्रेजेंटेशन एंड पावर टू डिसाइड योर डिस्प्यूट, अगर जिसके पास भी ये पावर है उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम उससे को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। रिप्रेजेंटेशन किस बात का देते हैं, रिप्रेजेंटेशन हम केवल अपने फैक्टों का देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लॉ नहीं देते हैं। दूसरी चीज, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन भी नहीं देते हैं। रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं क्या कि ऐसा है, इसको तुरंत पकड़ लीजिए और इसको फांसी सजा दे दीजिए, ऐसा लिखते हैं क्या? अगर कोई व्यक्ति से मारपीट हो जाए, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि अरे इसको तो फांसी लग जानी चाहिए, तुरंत फांसी लग जाए। आपका आशय क्या बोलेगा उसमें? जब मारपीट होती है तो आपका जो माइंड है, इंटेंट है, वो हमेशा, अगर आप डिफीट खाए हैं, अगर आप मार खाए, हमेशा यही सोचेंगे कि इसको फांसी लगाए, इसको पुलिस आए बल भर मारे, यही सोचेंगे ना। तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन क्या है कि यानी पुलिस उसको बहुत मारे, उसको जेल में डाल दे, आशय वहां पे ये है। लेकिन जब हम स्टेटमेंट देते हैं यानी एप्लीकेशन देते हैं तो ये नहीं लिखते हैं कि ऐसा है, इसको तुरंत जेल में डाल दीजिए और 10 पुलिस वालों को लगा दीजिए इसको पीटने के लिए, ऐसा लिखते हैं अपने एप्लीकेशन? नहीं लिखते हैं। यही लिखते हैं कि हमारे प्रत्यावेदन पर की सुनवाई करके कृपया न्यायोचित जो है समाधान करें। ठीक है, यही लिखते हैं ना कि इसका निस्तारण करें, न्यायोचित निस्तारण करें। अब उस प्रत्यावेदन में स्टेटमेंट ऑफ लॉ भी नहीं आया, स्टेटमेंट आपका आशय भी नहीं आया। तीसरा, आपने कोई एडवाइस भी नहीं दिया कि हम वकील हैं, हम प्रत्यावेदन दे रहे हैं, थाना अध्यक्ष को तो कहते हैं या एसपी को दे रहे हैं, लिखे हैं कि ऐसा है कि ये ऐसा हम ओपिनियन दे रहे हैं कि इसको हमारे ओपिनियन के हिसाब से इस सजा पर इतना सजा है और इसको जेल में डाल दिया जाए, इतने साल की कारावास है। तो क्या इस तरह का हम ओपिनियन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। हम ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। उस कंडीशन में केवल हम अपने प्रत्यावेदन, अपने मटेरियल फैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि घटना को एक्सप्लेन करेंगे कंसर्न अथॉरिटी के सामने कि हमारे साथ ये घटना हुई। यानी रिप्रेजेंटेशन, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन। जब आप रिप्रेजेंटेशन जानेंगे तभी आप मिस रिप्रेजेंटेशन जानेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि जिसमें स्टेटमेंट ऑफ लॉ ना हो, अगर जिस रिप्रेजेंटेशन में स्टेटमेंट ऑफ लॉ न हो
स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ना हो, आपका आसन के समान कोई स्टेटमेंट ना हो, वाक्यांश ना हो। और तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन ना हो, आपका कोई राय नहीं चाहिए कंसर्न अथॉरिटी को, वो अपने अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ परस्यू करते हुए उसको क्या करना है आपके विपक्षी को वो करेगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको किसी प्रकार के कंसर्न या सलाह की उसको आवश्यकता नहीं है। यानी रिप्रेजेंटेशन वही है जिसमें ये तीन चीजें विद्यमान नहीं है। अब तो आप समझ गए ना कि अगर ये तीन चीजें किसमें विद्यमान हो जाए, जिस रिप्रेजेंटेशन में विद्यमान हो जाएंगी वो क्या हो जाएगा, वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यानी रिप्रेजेंटेशन का दुरुपयोग हो जाए, दुर्विनियोग हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो प्रत्यावेदन देने या कहने की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी व्यक्ति से इन सब चीजों को इंक्लूड करते हुए अगर कोई कार्य करते हैं तो ये माना जाएगा कि हम मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति को, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन पे। मिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो है इसको देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स, जो सेक्शन क्या कहता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक कंसेंट इंड्यूस बाई, अगर किसी व्यक्ति का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक ये मैं बोल ना दूं कि ये धारा 10 से अलग हम बात कर रहे हैं, तब तक ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे चीज किसके लिए आवश्यक है, सेक्शन 10 के लिए आवश्यक है। सेक्शन 10 किस चीज की गारंटी देता है कि अगर सेक्शन 10 के अंतर्गत जो भी चीजें आवश्यक हैं अगर इंक्लूड हैं तब ये माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई भी आवश्यक तत्व तो सेक्शन 10 का कम है तो ये नहीं माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो पहला हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट देखा, अब हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, उसके अंतर्गत जो है हम इसको देख रहे हैं। तो जिसमें हमने कोर्सन देखा, किसके द्वारा कंसेंट नहीं की जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति कंसेंट देता है तो माना जाएगा कि फ्री कंसेंट में है कि नहीं, उसका कैलकुलेशन करने के लिए सारी चीजों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस के अंतर्गत हम मिस रिप्रेजेंटेशन पर पहुंचे हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में दिया गया है और यही कहा गया है कि स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, हमने रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत बता दिया कि तीन चीजें रिप्रेजेंटेशन में नहीं दी जाती हैं। पहला कि आपका स्टेटमेंट ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं है तो वो रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन जो है तो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यानी हम गलत फैक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम गलत फैक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम खुदे मार के आए हैं उसको और उसके बाद कहते हैं कि ऐसा है कि उसने हमको मारा है, बल भर मारा है, हमारा चोट लग गया और क्या किए, अपना हाथ और तोड़ लिए, जाके पुलिस के सामने FIR करा दिए, मेडिकल करा लिया अपना। तो क्या किया हम, लेकिन ये चीजें कब आएंगी क्लियर सामने, जब इंक्वायरी सेटअप होगी। इंक्वायरी सेटअप होगी तो सारे फैक्ट आपके सामने आएंगे और ये देखा जाएगा कि कौन किसको मारा। इंक्वायरी होगी ना, इन्वेस्टिगेशन होगा, उस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो उसमें विटनेस भी क्रॉस होंगे, तो ये माना जाएगा कौन किसको मारा है, कौन किसको नहीं मारा है। इसके अंतर्गत ये चीजें आएंगी। दूसरी चीज है कि मटेरियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हम फैक्ट दे रहे हैं, यानी फॉल्स मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हम दे रहे हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड, ध्यान रखिएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन की भी डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कंप्लीट नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें और भी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। यानी दो चीजों की डेफिनेशन आप देख दिए, एग्जॉस्टिव नहीं है। पहला किसकी डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, फ्रॉड की नहीं है और पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। और दूसरा मिस रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि इसमें जो वर्ड यूज हुआ है, जो स्टेटमेंट यूज हुआ है, वो कह रहा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा एक ध्यान रखिएगा, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट से उस मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस स्टेटमेंट का कोई संबंध नहीं है
तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि उसका वेरिएशन किया जाए, उसको कंसील किया जाए, उसको रिलेवेंट माना जाए। उसके कंसील भी हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से आपका कोई संबंध नहीं रखता है। जो स्टेटमेंट दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट से संबंध नहीं है, जो फैक्ट प्रस्तुत किया गया है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित नहीं है। लेकिन अगर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है तब ये माना जाएगा कि ये मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है अगर किया जाता है तो उसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। नहीं, आप लोग डिस्कस करते हैं, जनरली अक्सर डिस्कस करते हैं कि ऐसा है कि अगर सही नहीं मिसगाइड ना करिए। होता है ना, कोई नया छात्र आता है हॉस्टल में तो जो सीनियर्स होते हैं अपना प्रभाव दिखाने के लिए कहते हैं अरे तुम ऐसा है, ये है, वो है, और तुम ऐसे करो, वो करो। तो कोई अगर सिंसियर रह चाहे उसी में दूसरा जो उसका फ्रेंड होता है कहता है नहीं ऐसा है यार, इनके उस पर ना तो ये मिसगाइड कर रहे हैं तुम। तो कॉमन सी सेंस है कि मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस स्टेटमेंट की बात आएगी। तो इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें तीन इसेंशियल्स है, ध्यान रख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन। पहला इसेंशियल्स है दो पॉजिटिव एसर्शन, लिख लीजिएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड द पॉजिटिव एसर्शन, POSITIV, पॉजिटिव ASSERTION, एसर्शन, निश्चयात्मक प्राख्यान, निश्चयात्मक प्राख्यान, पॉजिटिव एसर्शन। ठीक है, इसमें क्या क्या कहता है, पॉजिटिव एसर्शन किस किस कंडीशन पे हो सकती है उस पर हम लोग देख लेते हैं कि इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन। यानी पॉजिटिव एसर्शन जो किया जा रहा है ये क्या है, यानी जो तथ्य बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो इंफॉर्मेशन के द्वारा प्रमाणित नहीं है। यानी जो सत्यता है, जो सूचना है, जो तथ्य है उसके द्वारा वो प्रमाणित नहीं है, हम बोले जा रहे हैं। यानी हम सेक्शन से बियॉन्ड अगर कुछ बोलते हैं तो वो पॉजिटिव एसर्शन तो कर रहे हैं लेकिन उसका कहीं भी रिलेवेंट हमारे सेक्शन से नहीं है। यानी क्या है, नॉट वारंटेड टू द इंफॉर्मेशन। यानी जो तथ्य हमें देना चाहिए था, जो तथ्य उसके लिए निश्चित किया गया है, प्रमाणित किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, उसके इतर अगर हम बोलते हैं तो वो चीजें क्या कही जाएगी कि पॉजिटिव एसर्शन तो है लेकिन आगे क्या है कि फॉल्स एसर्शन है। ठीक है, दूसरा है किसके लिए कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ए पर्सन मेकिंग इट। यानी वारंटेड टू द इंफॉर्मेशन, a manner not warranted to the information to a person making it, दूसरे लाइन में making it, तीसरे में of which is not true। यानी कह रहा है कि positive assertion in a manner not warranted to information it making to a person of that which is not true। यानी सत्य नहीं है दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। अगर वो व्यक्ति प्रतीत करता है कि ये बिलीव करता है कि ये सत्य हो सकता है, सत्य मतलब वो अगला व्यक्ति जानता है ना कि ये जो कह रहा है सत्य ही होगा, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि जिसको कहा जा रहा है, वो जिसके द्वारा कहा जा रहा है ये जानता है कि नहीं ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है। दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। यानी पहला चीज क्या होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा जब कैलकुलेट करेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत अगर कोई भी वाद आएगा, कोई भी केस आएगा तो पहला उसमें जो तत्व फाइंड करेंगे वो पॉजिटिव एसर्शन फाइंड करेंगे कि ये पॉजिटिव एसर्शन था कि नहीं था। दूसरा तत्व देखेंगे कि ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी जो हम की कैटेगरी में देखेंगे ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी सब सिंपल सी जानते हैं, कर्तव्य का पालन न करना। ठीक है, ब्रीच पॉजिटिव एसर्शन का होता है हिंदी में निश्चयात्मक प्राख्यान, निश्चयात्मक प्राख्यान हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, और छोटे छोटे शब्द हैं, कोई बड़ा शब्द नहीं है इंग्लिश का। इट मे बी फाइंड इन डिक्शनरी इफ यू आर राइटिंग इन योर पेपर। ठीक है,
अगर आप अपने कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो लिखते जाइएगा, और इसको चीजें जो हैं डिक्शनरी में थोड़ा बहुत अगर देख लेंगे, डायरेक्टरी में यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, कर्तव्य भंग, ओके ओके, थैंक यू। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भंग विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव। एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी फ्रॉड में क्या था? फ्रॉड में था कि इंटेंट टू डिसीव, यानी हम ऐसी प्रवंचना कर रहे हैं जिसके द्वारा उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर इंटेंट टू डिसीव नहीं है, ये इसका आशय ये नहीं है, ये बोल दे रहा है, ये गलत बोल रहा है, लेकिन इसका आशय नहीं है कि किसी व्यक्ति को हानि हो। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इट इज नॉट माई इंटेंशन टू डिसीव, यानी किसी भी व्यक्ति को इस प्रवंचना के द्वारा हानि नहीं होगी। मिसरिप्रेजेंटेशन में दोनों में अंतर यही है। फ्रॉड में कहता है कि नहीं हम हानि पहुंचाएंगे, इंटेंट टू डिसीव कहता है, इसमें कहता है नॉट इंटेंट टू डिसीव की बात करता है। ये कहता है कि इसमें ऐसा कोई आशय नहीं है जिसके कि उनको हानि हो, हानि पहुंचाई जाए। दूसरा, गेन एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इंटेंट इट, यानी अगर कोई व्यक्ति इस तरह का गेन करता है, ठीक है, आशय नहीं है, लेकिन अगर गेन करता है, अगर इस तरह के स्टेटमेंट के गेन करता है, जैसे मान लीजिए कोई उनकी ड्यूटी थी कि कर्तव्य भंग का, जैसे मान लीजिए कि स्टेशन पर जाना था और वो रिसीव करना था किसी व्यक्ति को, वो कोई भी व्यक्ति हमसे कहा कि ऐसा है कि हम रिसीव कर लेंगे, आप जो है आप निश्चिंत होइए, हम ले आके घर पहुंचा देंगे। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए वो व्यक्ति हमसे क्या कहा, हमसे कहा कि नहीं करेंगे, लेकिन इन केस क्या है, अगर वो किसी कार्य में फंस गया या कहीं चला गया या भूल गया, बाई इग्नोरेंस हो गया, अगर भूल भी गया तो वो क्या करेगा? फिर हम तो यही मानेंगे ना कि हमसे वो क्या किया, मिसरिप्रेजेंट किया और कहा कि नहीं हम चले जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, और वो नहीं गया। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं। मिसरिप्रेजेंट का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए हम किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है, और जैसे मान लीजिए हमारे सामने ले आके कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया कि अरे ये जानते नहीं है आप, जो बाइडन है, आप देखे नहीं है क्या इनको, तो हम हमारे सामने क्या कर रहा है, मिसरिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, तो हम जो बाइडन का स्वागत करेंगे, उस पर पैसा खर्च करेंगे, किस लिए कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, कोई व्यापारिक संबंध हो जाए कि मतलब हम इनके देश में हम इतना इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन वो जो थर्ड पर्सन था वो क्या किया, यानी जो बाइडन नहीं था, कोई दूसरा व्यक्ति था, उसके नाम पर हमसे कह रहा है कि नहीं इनसे व्यापार करने के लिए इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये है वो है, उसके आधार पर अपना इतना दे दीजिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को उसने मिसरिप्रेजेंट किया। अब उसमें एक चीज देखिएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों में होता है, फ्रॉड में भी मिसरिप्रेजेंटेशन होता है और मिसरिप्रेजेंटेशन में तो मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन यहाँ आशय क्या था, यहाँ हमें हानि पहुंचाना आशय नहीं था, यहाँ हमें केवल ये बताना था कि ये व्यक्ति हैं और इनसे आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से उसका कोई लाभ हो, ठीक है, यानी हमें हानि पहुंचाने का उसका कोई लाभ नहीं है। वो जानता है कि अगर ये कोई एक्सपोर्ट करेंगे सामान अमेरिका में तो 2% हमको कहें देने के लिए तो हमको मिल जाएगा, तो हम जो बाइडेन को न बुला के किसी और को बुला के इनके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो 2% की बात है वो हमको मिलता रहेगा। यानी वो खुद भी लाभ कमाना चाहता है लेकिन हमको हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति लाके गलत आदमी को, अगर मान लीजिए कि 3 लाख रुपया किसी का बकाया है और वो व्यक्ति को हम पहचानते नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पिताजी मर गए और कहे थे कि मतलब किसी के स्टेटमेंट दे के गए थे कि ऐसा है 20 लाख रुपया फलाने के यहाँ पड़ा हुआ है, आप जाके ले लेना, ठीक है। तो क्या करता है कि हमारे जगह पर कोई व्यक्ति लाभ लेने के लिए और उस व्यक्ति को बताता है कि उनके पुत्र हैं और ये आए हैं, इनका जो 20 लाख उनके पिताजी दिए थे आप दे दीजिए, तो वो भी नहीं जानता कि ये वही है। उस कंडीशन में वो दे देता है, यानी उसकी बात पर रियलाइज करता है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये ट्रू है, जबकि वो एक्चुअल फैक्ट को कंसील कर रहा है और सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है इनको पैसा दे दीजिए। उस कंडीशन में क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया वो फ्रॉड, यानी इंटेंट
उसका इंटेंशन था कि डिसीव करना है, वो पैसा हमें गमन करना है और हम लोग मिल के बांट लेंगे। लेकिन हमारे केस में ये है कि अगर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमें 2% लाभ होगा या फायदा होगा, उस आशय से करता है, उसका ये आशय नहीं रहता है कि हमको नुकसान पहुंचाए, तब वो मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। माइनर अंतर है, ध्यान रखिएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में। तीसरा जो आता है, ठीक है, तीसरा इसमें यह है कि कॉजिंग अनदर टू कॉमिट मिस्टेक, ठीक है, यानी कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या है, मिस्टेक है। अगर कोई ऐसा कार्य किया गया कि उस कृत्य को दूसरे व्यक्ति बाय मिस्टेक ही कर दिया, तो उसमें भी मिसरिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आ गया। केवल एक ही शब्द जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि इसमें इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, इसमें उसको हानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन अलग में जो फ्रॉड है उसमें इंटेंशन टू डिसीव है। यही बस दोनों में अंतर है, सारी चीजें वही है लगभग। ठीक है, एक चीज और, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में आप दो अंतर देख लीजिए जो आवश्यक है। पहला है कि फ्रॉड इज, लिख लीजिए चाहे तो, इंटेंशनल रॉन्ग। फ्रॉड इज इंटेंशनल रॉन्ग, ठीक है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन मे बी क्वाइट इनोसेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन मे बी क्वाइट इनोसेंट। दूसरा डिफरेंस लिख लीजिए, फ्रॉड इज कॉज ऑफ एक्शन, यानी टॉर्ट के अंतर्गत, फॉर कॉज ऑफ एक्शन इन टॉर्ट फॉर डैमेज। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में इज नॉट ए टॉर्ट, यानी इसका डैमेज टॉर्ट के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन में अगर कोई हानिकारित की गई है तो वाद टॉर्ट के अंतर्गत नहीं, क्लेम इसका टॉर्ट के अंतर्गत नहीं फुलफिल होगा। इसका क्लेम सेक्शन 75, आप लोग आगे पढ़ोगे, सेक्शन 74 और 75 अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है। दो शब्द का यूज होता है। 74 अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है और 75 अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की, लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है, यानी जो निश्चय है, जिसमें निश्चित किया गया है, उस डैमेज की बात करता है। लेकिन जो 75 है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है। इसको आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, यानी जो दो बेसिक अंतर है जो इसके लिए आवश्यक है। रिपीट के लिए, फ्रॉड इज नॉट इंटेंशनल रॉन्ग, आशयित गलती नहीं मानी जाएगी, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन इज मे बी क्वाइट इनोसेंट। मे भी यूज किया गया है, यानी पूर्णतः वो नहीं है। तीन चीजें ध्यान रखिएगा, अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो आप लोग मे, शैल और कंक्लूसिव प्रूफ पर ध्यान रखिएगा। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ये तीनों एविडेंस एक्ट में यूज हुआ है, जो हर जगह लॉ में आवश्यक है। तो यहाँ किस चीज का यूज कर रहा है, मे भी, यानी प्रोबेबिलिटी है कि संभावना है कि ये गलत नहीं होगा, आशयित नहीं है, इसका आशय ऐसा नहीं था कि ये डिफीट करे। दूसरा अंतर है, फ्रॉड इज कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन, फ्रॉड का जो कॉज ऑफ एक्शन होगा इन टॉर्ट, यानी किस लॉ के अंतर्गत डील होगा, फ्रॉड का कॉज ऑफ एक्शन टॉर्ट में, फॉर डैमेज। अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करके अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो हम किसके अंतर्गत जाते हैं, हम टॉर्ट के अंतर्गत जाएंगे। और किसके लिए जाएंगे कि ये व्यक्ति हमसे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, फ्रॉड के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो हम इसके डैमेज के लिए, हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारा डैमेज दिया जाए, इतना भरपूर्ति की जाए, तो फॉर डैमेज टॉर्ट में मिलेगा। और दूसरा है, मिसरिप्रेजेंटेशन इज नॉट ए टॉर्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन इज नॉट ए टॉर्ट बट अंडर सेक्शन 75 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वो सेक्शन 75 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत डील होता है। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि हम लोग भी थोड़ा मेहनत करके अगर पढ़ा रहे हैं, मेहनत हर जगह से समय निकाल के पढ़ाते हैं, तो ये रहे कि हमारी जो ये वीडियो हैं, चीज़ें हैं, प्रसारित होती रहें, चीज़ें जाती रहें, हर व्यक्ति को लाभ मिले। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है
कि जो भी लाभ ले सकता है, लेना चाहे ले। अगर हमारी बातें समझ में आती हैं तो, नहीं आएंगी तो नहीं लेगा, डिलीट कर देगा उसमें। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि अगर हम जितने लोग हैं, अगर 10-10 को कन्वे करें तो काफ़ी अच्छा मतलब लोगों तक लाभ पहुंच सकता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और इसी के साथ शुभ रात्रि सभी को। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मे बी आस्क, पूछ सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, तो हम मतलब दोनों भाषा बोलने का प्रयास करते हैं कि जिससे कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके, मे बी की प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा बहुत वो रहता है। लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम दोनों भाषा में अगर ला पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा, हमें दोनों को पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा इसका जरूर करते रहें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।